हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वो पहाड़ी लड़की। कहते हैं जब प्यार होता है तो बताकर नहीं होता। मुझे भी हुआ था जब उसे पहली बार देखा, हवा से बातें करते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, फूलों में अपनी खुशबू बखेरते हुए। उस दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शिमला आया हुआ था। बहुत सुना था शिमला की वादियों के बारे में, शिमला की खूबसूरती के बारे में, और वहाँ मैंने उसे देखा। भला की खूबसूरती उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सूरज ने अपनी पहली किरण की लालिमा उसे ही दे दी हो। फूलों ने उससे महकना सीखा हो, कलियों ने उससे खिलाना। देखने से वो एक मामूली सी आम सी पहाड़ी लड़की थी, लेकिन मेरे लिए वो किसी खूबसूरत राजकुमारी से कम नहीं थी। मैं उस समय अपने दोस्तों के साथ कुल्हड़ वाली गर्म चाय के मज़े ले रहा था, और मेरे बाकी दोस्त अपनी चटपटी और मज़ेदार बातों से शाम का समा बांध रहे थे। मैं तो बस कुल्हड़ की गर्म चाय की भाप में उस पहाड़ी लड़की को एकटक देखे जा रहा था, जो सामने वाले बगीचों से फूलों की कांट छांट कर अपने पीठ के पीछे बंधी एक टोकरी में डालती जा रही थी। अचानक से मैं उठा और उस पहाड़ी लड़की की ओर बढ़ गया। उसके नज़दीक पहुंचकर मैंने पूछा, आप क्या यहीं आसपास की रहने वाली हैं? तो उसने पलटकर मुझे देखा और फिर वापस अपने कार्य में मशगूल हो गई। फिर मैंने कहा, मैं कार्तिक हूँ और यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ शिमला घूमने आया हूँ। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप अपने काम में लगी रही। मैंने दोबारा पूछा, आप मुझे और मेरे दोस्तों को शिमला की सैर करवा सकती हैं? तो उसने मुझे दोबारा मुड़कर देखा, फिर मुझसे 2 कदम की दूरी पर बैठे मेरे दोस्त को, जो अब भी अपनी चटपटी और मज़ेदार बातों में व्यस्त थे। उन्हें देखकर फिर बिना कुछ बोले अपनी टोकरी फूलों से भरकर पगडंडी के रास्ते आगे बढ़ गई, और मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मन में यही सोचता रहा कि अब कब उससे अगली मुलाकात होगी। अगले दिन बाजार में मैंने फिर उसे ही देखा। वो एक छोटी सी दुकान पर फूलों के गुलदस्ते बेच रही थी। मैं उसे देखकर खुशी से झूम उठा। फिर अपने दोस्तों को आगे भेजकर मैं उसकी दुकान की ओर बढ़ गया। किसी फिल्म में सुना था, जो आज मुझ पर बिल्कुल सटीक बैठे जा रहा था, कि किसी चीज़ को अगर बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। और यही आज मेरे साथ हो रहा था। जिससे मिलने की दिल से ताकीदें पड़ रहा था, वो आज मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, ये लाल गुलाब के फूलों के गुलदस्ते कितने के दिए हैं? तो उसने मुझे मुड़कर देखा। 50 रुपये, उसने कहा, और गुलदस्ते का मूल्य बताकर पुनः वह अपनी दुकान के गुलदस्ते के फूलों को संवारने में लग गई। मैंने दोबारा पूछा, आपसे कल जो पूछा तो उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। यह सुनकर वो पुनः मेरी तरफ पलटी और अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। उसके एक हाथ में लाल गुलाब का गुलदस्ता और दूसरा हाथ उस लाल गुलाब के गुलदस्ते की कीमत अदायगी के लिए बढ़ाया गया था, जो मुझे देना था। मैंने हाँ में सर हिलाकर उसके नर्म नर्म हाथों में 50 रुपये का नोट थमा दिया, और उसकी हथेली की गर्माहट मैंने पूरी शिद्दत से अपने अंदर महसूस की। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर उससे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? फिर उसने मुड़कर दोबारा मुझे देखा। आपको हो गया हो तो आप जा सकते हैं, दुकान बढ़ाने का समय हो गया है, उसने कहा। तो मैं बुरी तरह झेप गया और दुकान से निकलकर दुकान से कुछ दूर आकर खड़ा हो गया और उसे दूर से ही देखता रहा। कुछ देर में वो दुकान बढ़ाकर पहाड़ी के रास्ते वाले पहाड़ के पीछे चली गई, और रात मेरी आंखों में कटी। पूरी रात उस पहाड़ी लड़की का मासूम चेहरा घूमता रहा। जाने क्यों वो पहाड़ी लड़की मेरे लिए एक पहेली बनती जा रही थी। मेरे लिए उसको समझना मुश्किल होता जा रहा था। मैं जब भी उससे बातें करने की कोशिश करता, वो उसे टाल देती और आगे बढ़ जाती। मैं उसका नाम भी नहीं जानता था, तो मैंने ही उसे एक नाम दे दिया था, काव्य। वो थी भी तो किसी नज़्म या फिर किसी कविता की तरह, जो मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। आखिर मुझे कोई कविता या कोई नज़्म की भाषा कब समझ आई, जो अब समझ आती। मैंने तय कर लिया था कि अगले दिन उससे बात किए बगैर मैं हटूंगा नहीं। सोचते हुए न जाने कब आंख लग गई, और जब आंखें खुली तो सुबह के 5 बज चुके थे। मैं झट से उठा और तैयार होकर उस पगडंडी के रास्ते उस बड़े वाले पहाड़ के पीछे की ओर चल दिया। मैं आगे चल रहा था, किसी के सुबकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब उधर उधर देखा तो वही पहाड़ी लड़की अपने घर के बाहर मुंह औंधाई रो रही थी। तो मैं उसके नज़दीक चला गया। सुनिए, आप रो क्यों रही है? मैंने उससे पूछा। सुनकर सर उठाकर देखा, और हमेशा की तरह इस बार भी वो फिर मुझसे अनसुना करके अंदर जाने लगी। लेकिन इस बार मैंने सोच कर आया था, कुछ भी हो, मैं इससे बात करके ही रहूँगा। मैंने झट से उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया, लेकिन काव्य ने एक बार भी जैसे हाथ छुड़ाने की कोशिश जरा भी कोशिश नहीं की। फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बहा जा रही थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे लिए क्या
या मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ अगर मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे। मैंने कहा, बताओ क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आपसे तुम पर आ गया था, अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं, मैंने कहा तो सुबकते हुए मुझसे लिपट गई। वो पल मेरे लिए वही थम गया। ऐसा लगा जैसे हर श्रृंगार के फूलों से बना दुपट्टा आकर मुझसे लिपट गया हो। श्रृंगार के पेड़ से झरकते फूल भी मेरे साथ उसकी सांसों की नरम हवा के बहाव में बहते जा रहे थे। देर रो लेने के बाद उसने कहा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हरी श्रृंगार के फूलों के दुपट्टे से सारे फूल झड़ने लगे हो। मेरा नाम रोहड़ी है। मैं बाबा के साथ शिमला से कुछ दूर स्थित एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे बाबा की वहाँ फूलों के गुलदस्तों की छोटी दुकान थी। मैं और मेरे बाबा मिलकर उस दुकान को देखते थे। माँ तो थी नहीं, तो बाबा ही मेरे लिए सब कुछ थे और मैं बाबा के लिए। एक दिन जब मैं दुकान को सजा रही थी कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरी दुकान आकर रुकी। उस बड़ी सी गाड़ी में से खूबसूरत सा नौजवान निकलकर मेरी दुकान की ओर आया। मैं उसे देखती ही रह गई थी। वो मेरी दुकान से एक लाल गुलाब का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर चला गया, लेकिन मेरी नज़रें अब भी उस पर टिकी हुई थी। ऐसी अब वो हर रोज़ मेरी ही दुकान से लाल गुलाब का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर जाने लगा और मैं भी रोज़ की तरह उसका दुकान पर आने का इंतज़ार करने लगी। फिर एक दिन मैं हमेशा की तरह शाम को बगीचे से फूल चुन रही थी तो किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि वो होगा, लेकिन जब गाड़ी से वो उतरा तो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई। फिर मैंने देखा वो मेरी तरफ बड़ा चला आ रहा था, तो मुझे मेरे दिल पर काबू नहीं हो पा रहा था। पल बाद वो मेरे सामने खड़ा था, मेरे एकदम नज़दीक, इतने नज़दीक कि उसकी सांसों की गर्माहट मुझे अपने अंदर तक महसूस हो रही थी। रोहड़ी, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ विवाह बंधन में बंधना चाहोगी? उस दिन मुझे लगा जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो। फिर पापा का चेहरा मेरी आंखों के आगे नाच गया। मैंने कहा, आपके साथ कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेगी? वो बहुत खुशनसीब होगी जिसके साथ आपकी शादी होगी। मगर माफ़ कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मैं कहूँ तब भी नहीं। कि तभी पीछे से आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा खड़े थे। बाबा ने भरी आंखों से हम दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर हम विक्षोम के साथ शादी करके शिमला आ गई। सब कुछ वक्त के साथ सही चल रहा था। विक्षोम मुझे प्यार में बहुत करते थे, पर कहते हैं ना, खुशियों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। हम दोनों के प्यार पर किसी की बुरी नज़र लग गई। विक्षोम को किसी और से प्यार हो गया और फिर वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। कहते रोनी मेरे सीने पर रखकर बेतहासा रो पड़ी। कुछ देर बाद उसने कहा, विक्षोम को मुझे छोड़कर चले जाने की खबर सुनकर बाबा मुझे छोड़कर चले गए। कहते वो सुबकने लगी, लेकिन मैं वही उसे सहारा दिए स्थगित खड़ा था। कुछ देर बाद सूरज की तेज रोशनी सड़क पर पूरी तरह से फैल गई। बाहर लोग अपने आसपास नजरें आने लगे थे। वो सिमटने लगी और खुद को मुझसे छुड़वाते हुए घर के अंदर जाने लगी। तो इस बार मैंने उसका हाथ पकड़कर पीछे से उसे रोक लिया। रोहिणी, मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे प्यार पर से भरोसा उठ गया है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वादा करता हूँ विक्षोम की तरह, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। रोहिणी ने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें उस दिन से प्यार किया है जिस दिन से तुम्हें देखा। मैंने कहा तो रोहिणी वही चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जवाब न आने पर मुड़कर जाने लगा तो पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी जो रोहिणी को हाँ कहने के लिए मना रहे थे। मैं उन सबकी आवाज़ सुनकर रुक गया। फिर कुछ देर बाद सभी खामोश हो गए। रोहिणी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जैसे ही मैं जाने लगा तो पीछे से अपनी हथेली पर किसी की गर्माहट महसूस की। वो गर्माहट रोहिणी के हाथों की थी। वो भी अब मेरे साथ ही चल रही थी, मेरे साथ मेरे प्यार के सफ़र पर। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।